हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये ईयर आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है और बहुत ही डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि इसी ईयर आपको 12th बोर्ड भी देना है जिसमें आपको टॉपर बनना है और आपके जो भी करियर ऑप्शन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो तो आपको IIT मेंस देना होगा, आप अगर मेडिकल होगा तो आपको नीट देना होगा। तो जो भी आपके करियर ऑप्शंस हैं उसके लिए भी आपको एग्जाम देना होगा। तो आपको ये ईयर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। डेली का अपना टारगेट बनाना है और डेली का डेली साथ साथ आपको रूटीन वाइज क्लास को करना है, क्योंकि जिस रूटीन में क्लास को अपलोड किया जाता है, आपको भेजा जाता है, अगर उसी रूटीन में आप उसको सुनते रहेंगे, अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे तो ये आपके लिए बेटर होगा। जहाँ जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता उसको एक जगह नोट करके आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में आपने न्यूट्रल पॉइंट देखा कि जब भी हम किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करते हैं तो हमें दो न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हम अपना बार मैग्नेट किस तरीके से रखते हैं। अगर हम अपना बार मैग्नेट इस तरीके से रखते हैं कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ हो, उस केस में हमें दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, वो इक्वेटोरियल पोजीशन में मिलेंगे मैग्नेट के, जिसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप बार मैग्नेट को इस तरीके से रखेंगे कि उसका साउथ पोल आपके अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ हो, उस केस में हमें अगेन टू न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे जो मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन में होंगे। और अगर बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर रखेंगे तो उसको इसमें एक सिंगल न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट से बेस्ड न्यूमेरिकल आपको इसको करना आना चाहिए, इसकी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसके पहले हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, कि जियोमैग्नेटिज्म का क्या एप्लीकेशन है या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म का क्या एप्लीकेशन है। उसमें एक हमने टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का डिस्कशन किया था, एक हमने वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का डिस्कशन किया था कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम कैसे करंट को मेजर करते हैं, उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या वर्किंग है, क्या कंस्ट्रक्शन है, ये हमने डिस्कस किया था। और वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के हेल्प से हम दो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करते हैं, उनके मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करते हैं और इसका डिस्कस और किन्हीं दो प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंपेयर करते हैं। इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया था। ओके, इसके पहले हमने डिस्कस किया था एंगल ऑफ डिप क्या है, एपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या है, एपरेंट एंगल ऑफ डिप और एक्चुअल एंगल ऑफ डिप में क्या रिलेशन होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप क्या है, तीनों में रिलेशन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है। ये सारे टॉपिक्स हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए थे। इनकी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख करके और उन पर बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं आप सॉल्व करिए। जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो यू शुड राइट में आप में शेयर करेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। आज हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी मटेरियल पाए जाते हैं उनको हम क्लासीफाई कैसे करें। तो आपके आसपास दो तरीके के मटेरियल पाए जाते हैं, एक को मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, एक को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो जिन मटेरियल के पास हम मैग्नेट को ले जाएं, उन पर कोई इफेक्ट पड़े, वो अट्रैक्ट या रिपल कुछ भी हो, वो मैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। और जिनके ऊपर मैग्नेट का कोई इफेक्ट ना पड़े वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। तो हमारे आसपास जो भी मटेरियल है उनको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल वह मटेरियल होते हैं जिन पर मैग्नेट का और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वह मटेरियल होते हैं जिन पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब मैग्नेटिक मटेरियल को भी हम
3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसको अभी आगे हम चल करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करने के लिए कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हमें जानना जरूरी है, जिनकी डिफिनेशन क्या होती है, जिनकी मीनिंग क्या होती है, जिनकी यूनिट क्या होती है, जिनकी डायमेंशन क्या होती है, उनका नॉलेज होना जरूरी है। तो पहले हम कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हमें मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उनको हम सीख लें, उनके विषय में जान लें, तब हम मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करें। आइए हम देखते हैं कौन कौन से टेक्निकल टर्म हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, आइए हम डिस्कस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसके विषय में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं, और इसके 3 नेम हैं। एक इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, एक इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, एक इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, एक इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो चाहे जो नाम आए, आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है, इसको B से डिनोट करते हैं। आइए हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। इसको डिफाइन तो हम कई तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को लॉरेंज फोर्स के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी कोई एक चार्ज Q हो, जब भी कोई एक चार्ज Q हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए। आपको ये बात पता है कि जब भी कोई एक पॉजिटिव चार्ज Q हो, जिसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए, तो उस पर एक्ट करने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है F = QVB। F = QVB, जहाँ Q जो है उस चार्ज का चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, v वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B की बात करें तो F / Q × B आ जाएगा, F / Q × B आ जाएगा। If Q = 1 कूलम ले लें, V = 1 मीटर/सेकंड ले लें, तो देखिए हमारा B आ जाएगा F / 1 × 1, B F आ जाएगा। क्या आ जाएगा? B F आ जाएगा। तो आइए देखें हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करें। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ being equal to the force experienced by a unit positive charge moving with unit velocity in a direction perpendicular to the magnetic field। मतलब क्या हुआ? जब भी कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो जितना मैग्नेटिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल होती है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उस केस में उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल होता है। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के दूसरे नाम है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब आइए हम देखें इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्यों कहते हैं, अभी मैग्नेटिक इंडक्शन क्यों कहते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब भी कोई एरिया हो, जब भी कोई हम प्लेन एरिया ए ले लें, उसको मैग्नेटिक फील्ड के हम नॉर्मल रख दें, तो उसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स φ = BA होता है, φ = BA होता है। तो B = φ/A हो जाएगा। इफ A = 1 मीटर² ले लें तो B φ/1 हो जाएगा, तो B = φ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम कोई एक यूनिट एरिया
फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या नॉर्मल कोई यूनिट एरिया ला के रख दें, उसमें से जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ओके, आइए हम यूनिट की बात करें। यूनिट ऑफ बी या साई यूनिट इसकी न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होती है। न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होती है। एक यूगोस्लाविया के साइंटिस्ट थे जिनका नाम निकोला टेस्ला था। उनको क्रेडिट देने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी यूनिट टेस्ला होती है, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। रीजन क्या है? हाई की यूनिट वेबर होती है, एक मीटर पर स्क्वायर तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होती है। इनमें रिलेशन होता है 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इक्वल टू 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट गॉस होती है। क्या? सीजीएस यूनिट गॉस होती है, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। दोनों में आपस में रिलेशन क्या होता है? 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। ये रिलेशन होता है। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो बी की डायमेंशन हो जाएगी एफ की डायमेंशन अपॉन क्यू इंटू बी की डायमेंशन। एफ की डायमेंशन होती है एम टी माइनस 2, क्यू इक्वल होता है आई टी, तो ए इंटू टी हो जाएगा, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, एल कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस 1 और टी टी 0 हो जाएगा, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायमेंशन हो जाएगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसकी डायरेक्शन जो है एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को या एक पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल को हम ला करके रख दें, जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब आइए हम एक दूसरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इसी से मिलती जुलती डिस्कस करते हैं, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं या मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आइए देखें मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करेंगे, इसको हम वेक्टर एच से डिनोट करते हैं। किससे? वेक्टर एच से डिनोट करते हैं। आइए देखें द एक्सटेंट to which a magnetic field can magnetize a material is represented in terms of magnetizing force or magnetizing intensity। magnetizing intensity मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में ला करके रख दें तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अब वो किस लिमिट तक मैग्नेटाइज हुआ, किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ, ये बात जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बताएगी। क्या बताएगी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड बताएगी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स बताएगा। फिर से समझ लीजिए द एक्सटेंट टू व्हिच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किस लिमिट तक मैग्नेटाइज की, कितना वो मैग्नेटाइज हो पाया, ये जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के द्वारा या मैग्नेटाइजिंग फोर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम एच से डिनोट करते हैं। आइए देखो, अगर हम हमें पता है कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड करना होता है तो उसको हम सोलेनॉइड के अंदर ले जाकर के रख देते हैं। सोलेनॉइड में हम करंट फ्लो करते हैं। जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो करते हैं तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो आइए हम डिस्कस करें। लेट बी कंसीडर अ सोलेनॉइड विद n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हम एक सोलेनॉइड कंसीडर किए जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं? स्मॉल n है। उसमें हमने आई करंट फ्लो किया और उसको एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हमने बाउंड कर दिया है। उसको एक मैग्नेटिक मटेरियल सोलेनॉइड के अंदर एक हमने मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया है। तो देखिए द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द फील्ड इन द मटेरियल ऑफ सोलेनॉइड इज। सोलेनॉइड के अंदर जो मटेरियल हमने इंसर्ट किया है मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा? वो होता है B इक्वल टू म्यू एन आई। क्या? B इक्वल टू म्यू एन आई। म्यू जो है मैग्नेटिक परमिबिलिटी है उस मटेरियल की, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, आई जो है वो करंट है जो सोलेनॉइड में फ्लो कर रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन आई, जहाँ एन आई को हम लोग एच बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हो जाएगा म्यू इंटू एच।
H इक्वल टू होता है Ni, क्या H इक्वल टू Ni। अब यहाँ से H इक्वल टू Ni इसको डिफाइन करने के लिए अगर हम N इक्वल टू 1 ले लें तो H इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपके I के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I के हो जाएगा। यहाँ स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये आपका H इक्वल टू Ni हो गया। अब आइए हम देखें H को डिफाइन कैसे करेंगे, H को डिफाइन करना सीखें। आइए हम देखें इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो हमारा हो गया B इक्वल टू म्यू इंटू Ni को हम H बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा B इक्वल टू म्यू इंटू H इक्वल टू हो जाएगा Ni को एम्पियर टर्न्स बोलते हैं। तो आइए हम देखें कैसे डिफाइन करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, may be defined as the number of ampere turns producing round unit length of solenoid to produce a magnetic induction B in the solenoid। मतलब क्या हुआ, यूनिट लेंथ की सोलेनॉइड के अंदर रखे गए मैग्नेटिक मटेरियल में प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक इंडक्शन ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। यूनिट लेंथ के सोलेनॉइड के अंदर रखे गए मैग्नेटिक मटेरियल में प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक इंडक्शन ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाता है। यूनिट लेंथ की सोलेनॉइड के अंदर रखे गए मैग्नेटिक मटेरियल में प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक इंडक्शन ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाता है। If inside the solenoid there is free space, अगर आपने सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल नहीं रखा है, एयर है या फिर स्पेस है, तब B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H होता है। क्या B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H होता है। अब SI यूनिट है H की क्या हो जाएगी, H इक्वल टू है Ni, H इक्वल टू है आपकी Ni, H इक्वल टू Ni। तो H को हम राइट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ इनटू I। यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये लेंथ है, ये करंट है, तो एम्पियर पर मीटर, क्या एम्पियर पर मीटर। तो इसकी SI यूनिट एम्पियर पर मीटर या एम्पियर मीटर -1 हो जाएगी, एम्पियर मीटर -1 हो जाएगी। डायमेंशन इसकी हो जाएगी m0 t0 al -1, डायमेंशन हो जाएगी m0 t0 al -1, ये हो जाएगी। अब आपको दूसरे वर्ड्स में बता दें कि ये जो H है ये आपका काज है, क्या है, काज है, और B जो है ये आपका इफेक्ट है। B क्या है, इफेक्ट है। तो जब भी आप किसी सोलेनॉइड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो B है, इंडक्शन की वजह से, इसीलिए इसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और जो आप करंट फ्लो कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं सोलेनॉइड का, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, वो ये H है जिसको हम काज बोलते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो काज है, मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट है। H की वजह से B प्रोड्यूस होता है, H के कारण B प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक जो है वो काज है, मैग्नेटिक इंडक्शन एक इफेक्ट है। तो जब किसी सोलेनॉइड में हम मैग्नेटिक करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब उस सोलेनॉइड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, H। अगर H 0 होगा तो B 0 होगा। ओके, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे कि नेक्स्ट कौन से टर्म्स हैं।